बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज के दिन का अच्छा सा आगाज आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। जरा बाहर देखिए, खिड़की खोलिए या घर के सहन में निकलिए और देखिए कितना खूबसूरत मौसम है। और जिस तरीके से कल हमने आपको अपडेट दी थी कि जी बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल हो चुका हुआ है और बारिशें होंगी, मौसम में बेहतरी आएगी, गर्मी का जोर किसी हद तक टूटेगा, तो वो सही हो गई जी महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन साबित। क्योंकि सुबह सवेरे हमने देखा कि रात भर तेज हवाएं पहले तो चलती रही और खूबसूरत मौसम रहा, और उसके बाद फिर सुबह फजर के वक्त से हल्की हल्की बूंदाबांदी से आगाज हुआ और उसके बाद फिर शदीद जो बारिश है ज़बरदस्त तरीके से बरसी। और खासतौर पर लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, और शानदार किस्म का मौसम इस वक्त है। वक्फे वक्फे से जो बारिश है वो चल रही है, और जो सुरमई बादल है उन्होंने शदीद गर्मी के जो बढ़ते कदम थे उनको रोक दिया है। लाहौर की फिजाओं में काली घटाओं की घन गरज थी, और उसके बाद फिर जिस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, तो मौसम जो है वो इस वक्त सुहाना हो चुका है। अगर बात करें वसी और जनूबी पंजाब की, तो वहाँ भी बादलों की धुआंधार इनिंग्स हुई और तेज आंधी से बिजली का तरसीली निज़ाम, ये हमें पता है कि हर बार ऐसे होता है कि मुतासर हो जाता है। जहाँ जहाँ बारिश होती है वहाँ पर बिजली की जो सप्लाई है वो रुक जाती है और बहुत सारे फीडर स्ट्रिप कर जाते हैं, इससे शहरियों को मसाइल होते हैं। लेकिन अच्छे मौसम के साथ साथ ये तो चीज़ें आती हैं, ये तो साथ साथ चलता ही रहता है। क्योंकि जितनी शदीद गर्मी थी उसमें बारिशों की हम सब दुआ मांग रहे थे कि हो जाए, क्योंकि लग ये रहा था कि अप्रैल में जून और जुलाई वाली जो गर्मी है वो पड़ रही है। जनाब मुल्क के बहुत सारे इलाकों में बारिशें हुई हैं, मौसम बेहतर हुआ है। ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम था बारिश बरसाने वाला, ये पहले दाखिल हुआ और इसके तहत परसों जो रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में और मरी में बारिश हुई, यालाबारी हुई, और उसके बाद फिर बताया यही जा रहा था कि लाहौर में भी बारिशें होंगी, इसके अलावा दीगर इलाकों में भी बारिशें होंगी और मौसम बेहतर होगा। तो जनाब वो हो गया है और मौसम बड़ा शानदार है। अपने प्लान्स कर लीजिए, आगे वीकेंड है और अल्लाह ताला ने कहा है कि भरपूर तरीके से आप अपने वीकेंड को जो है वो इंजॉय करें। और जिस तरह का खूबसूरत सुबह मौसम था, काम पर आने का दिल तो नहीं कर रहा होता किसी का, लेकिन आज लास्ट वर्किंग डे है, चले कर लें ट्राई, चले जाएं आज ऑफिस, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस में आज जो हैं वो टाइमिंग्स शॉर्ट भी होती हैं और स्कूल्स के लिए भी यही है। और जनाब एक और अच्छी खबर है जो आगाज़ में हमने आपके साथ शेयर करनी है, और वो बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। वो ये है कि पहली बार वर्ल्ड अंडर 23 स्क्वॉश चैंपियनशिप जो है, पाकिस्तानी स्क्वॉश प्लेयर जो हमारे नूर जमान है वो छा गए हैं और उन्होंने क्या कमाल कर दिया। और पाकिस्तान पहली बार आलमी अंडर 23 स्क्वॉश का चैंपियन बन चुका है। और अगर हम बात करें तो स्क्वॉश के खिलाड़ियों के हवाले से पाकिस्तान की मिट्टी हमें पता है कि हमेशा से बड़ी जरखेज रही है, बराह रास्त शिरकत के हकदार हो गए हैं जो हमारे स्क्वॉश प्लेयर हैं नूर जमान। हम इनसे आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, आपकी बातें भी करवाएंगे। कल ही ये चैंपियनशिप इन्होंने जीती और आज एक्सप्रेसो में हमने इनको सबसे पहले अपनी रिवायत बरकरार रखते हुए मदऊ कर लिया और आज हम इनसे बातचीत भी करेंगे। और जनाब जहां बात अच्छी चीज़ों की हो रही है तो फेस्टिविटीज़ भी चल रही हैं, आपको पता ही है। और वो क्या चल रहा है कि आज से सीजन 10 का आगाज़ हो रहा है। और अगर मैं कह दूं कि शायकीन क्रिकेट के इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो गई हैं तो ये भी दुरुस्त होगा। PSL 10 का आगाज़ आज से शुरू है, इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। 6 टीमों दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, कोयटा ग्लेडिएटर्स, पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान इवेंट में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने के लिए बेताब नजर आ रही हैं। टीमों में शामिल कौमी और गैर मुल्की जो खिलाड़ी हैं वो भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपनी अहमियत को तस्लीम कराने के लिए कोशा नजर आ रहे हैं। और तवक्को यही की जा रही है कि इस दौरान चंद नए सितारे भी उभर कर सामने आएंगे। और आज दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और 2 मरतबा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स के दरमियान पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इफ्तिताही मार्के से दिलचस्प मुकाबलों का आगाज हो जाएगा। और PSL 10 में शायकीन की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम भी किए गए हैं, जिनमें पहली मरतबा हर मैच में मुकम्मल उर्दू कॉमेंट्री, मैचेस के दौरान रिफिल टिकट के जरिए इनामात और नई जिद्दत के साथ प्लेयर ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराया जाना शामिल है। और ये भी वाज़ेह रहे कि PSL की तारीख में पहली बार पिंडी क्रिकेट स्टेडियम इफ्तिताही तकरीब का मेज़बान होगा। जनाब इंशाल्लाह शाम 7 बजे शुरू होने वाली इस तकरीब में बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। सूफी आर्टिस्ट आबदा परवीन साहिबा अपने फ़न का मुजाहरा करेंगी। सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम के गुलकार अली जफर, इब्रारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम भी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। और दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स इफ्तिताही मैच में आज आमने सामने होंगे। शादाब खान और शाहिन शाह अफरीदी क़यादत करने जा रहे हैं। कप्तानों का ये कहना था कि उम्मीद है PSL 10 में शायकीन क्रिकेट को दिलचस्प और कांटेदार मुकाबले देखने को मिलेंगे।
तो आज का मैदान कौन मारेगा? गर्म मौसम में लीग का इनेकाद पीसीबी के लिए कितना ज्यादा चैलेंजिंग होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार बेग, हमारे नुमाइंदा रावलपिंडी हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सलीम खालिद साहब ने, उनसे हम उनका तज्जिया लेंगे। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग। आपकी इजाज़त से सलीम खालिद साहब, मैं ज़रा जुल्फ़िकार बेग साहब की जानिब जाऊँगी और उनसे जानते हैं कि रावलपिंडी में इस वक्त खसूसी तौर पर मौसम कैसा है, और आज जो है होस्ट करने जा रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पहली बार इफ्तिताही तकरीब को, तो तैयारियाँ कैसी हैं? जी जुल्फ़िकार बेग। जी, बड़ी एक्साइटमेंट है रावलपिंडी के अंदर, और जैसा कि आप जानते हैं कि पिंडी बॉयज़ क्रिकेट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपकी इंट्रो में मैं देख रहा था कि आपने स्क्वाश का जिक्र किया, तो कमर जमान के पोते हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है, और ये पाकिस्तान की बड़ी खुशाइन बात है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया को ये साबित करना चाहते हैं कि हम दुनिया में वर्ल्ड चैंपियंस भी पैदा कर सकते हैं, और हमारे मुल्क के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जहाँ तक रावलपिंडी के मौसम की बात की आपने, तो बड़ा प्लेजेंट वेदर है। यूजुअली रावलपिंडी इस्लामाबाद का जो मौसम होता है वो बहुत ही प्लेजेंट होता है। सराउंडिंग में पहाड़ हैं और बहुत खूबसूरत लश ग्रीन क्रिकेट ग्राउंड है रावलपिंडी का। हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी का भी इनेकाद यहाँ पर हमने किया, और बहुत ज़्यादा शायकीन एक्साइटेड होते हैं। सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं, टेक्सला है, हरीपुर है, मरी है, और जो सराउंडिंग के जितने भी एरियाज हैं, यहाँ से काफ़ी बड़ी तादाद में क्राउड मैचेस देखने के लिए आते हैं, टिकट खरीद कर मैच देखते हैं। जहाँ तक इंतजामात का आपने जिक्र किया, तो 10/10 नंबर मिलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को। उन्होंने बहुत अच्छा इंतजामात किए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी शानदार इंतजामात हैं। फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है तमाम प्लेयर्स को, तमाम टीम्स को और तमाम स्पेक्टेटर्स को जो यहाँ पे आते हैं, और जो मेजरमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उसी के मुताबिक की चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। और मौजूदा जो क्रिकेट स्टेडियम है, ये शहर में होने की वजह से कुछ थोड़े से मसाइल हैं लोगों को, लेकिन इसके बावजूद जो रावलपिंडी के जो लोग हैं, जो रावलपिंडी की आवाम है, वो काफ़ी एक्साइटेड होती है इस मैचेस को देखने के लिए। आज यहाँ पे इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद होने जा रहा है। आबदा परवीन अपने आवाज़ का जादू जगाएंगी, और ये एक सूफी सिंगर है, सूफी गुलकारा है। जी। अच्छा जुल्फ़िकार बेग साहब, ये भी ज़रा बताइए कि वेदर का आपने जिक्र किया कि प्लेजेंट वेदर है, लाहौर में बारिश हो रही है, क्या पिंडी में भी बारिश के इम्कानात हैं? कोई महकमा मौसमियात की कोई प्रेडिक्शन है? मैच के रंग में बारिश से कोई भंग तो नहीं पड़ेगी? नहीं, यूजुअली जो मेट ऑफिस की तरफ से जो फोरकास्ट है, क्योंकि मतलब उस तरीके से रेगुलर तो बारिश नहीं होती, कुछ एरियाज में सराउंडिंग में होती है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो मगरिब के बाद कह सकते हैं, मिडिल ऑफ दी रात के टाइम को थोड़ी सी फुहार पड़ सकती है, लेकिन प्लेजेंट वेदर है, क्रिकेट वेदर है। और अभी मुझे नहीं मालूम है कि लाहौर से कब माइग्रेट करते हैं ये बादल। सही है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि आप 10 on 10 कह रहे हैं, सारे इंतजामात को और बेहतरीन किस्म के इंतजामात किए गए हैं, सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजामात किए गए हैं? जी, डेफिनेटली पाकिस्तान को कई चैलेंजेस का सामना है, और इसके बावजूद पाकिस्तान, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारे मुल्क का फ़ख्र है। मैं जितनी भी मसाइल हो, जितने भी चैलेंजेस हो, लेकिन हमारे सिक्योरिटी इदारों को, लॉ इन्फोर्समेंट इदारों को मैं सलूट पेश करता हूँ। उन्हीं की वजह से इन टूर्नामेंट्स को कामयाबी से इनेकाद किया जाता है, और जिस तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं लोगों के साथ, बड़ा अच्छा इनका एटीट्यूड होता है। इवन ट्रैफिक पुलिस का मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, तो यहाँ पे जो हमारी जो CTO है बिरिश फातिमा, वो एक फीमेल है, वो पूरे इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रही हैं, खुद से वो लुक आफ्टर कर रही हैं, और इसके साथ साथ जितनी भी जो ट्रैफिक की जो मैनेजमेंट है, थोड़े से मसाइल डेफिनेटली दुनिया के डिफरेंट ममालिक में मुझे कवर करने का एजाज़ हासिल हुआ है, क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स को भी, लेकिन वहाँ पे भी इसी तरह के मसाइल होते हैं, रोड्स ब्लॉक होते हैं, थोड़ी सी ट्रैफिक में हेजिटेशन होती है, लेकिन इसके बावजूद लोग जो हैं उनको कोऑपरेट करना चाहिए इन इदारों के साथ, और जो इदारे हैं उन इदारों के भी जो लोग हैं उनको भी अच्छे तरीके से बिहेव करना चाहिए, अच्छे एटीट्यूड के साथ उन्हें पेश करना चाहिए अपने आप को। मैं समझता हूँ कि ड्यूटी के दौरान उनके ऊपर स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई होता है, लेकिन उसके बावजूद ये चंद दिनों की बात होती है, चंद घंटों की बात होती है, उस दौरान उनको अपना एटीट्यूड बहुत अच्छा रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजॉय कर सके। बेसिक बुनियादी जो मकसद है कि हमारे यहाँ एंटरटेनमेंट या इस तरह का म्यूज़िक या क्रिकेट के इवेंट्स का इनेकाद बहुत कम होता है, लेकिन अगर जब इनेकाद किया जाता है तो उस दौरान लोगों को भी कोऑपरेट करना चाहिए, मैनेजमेंट को भी कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि मिलजुल के हम सब मिलकर पाकिस्तान की रिस्पेक्ट को, पाकिस्तान के वक़ार को बढ़ा सकें। जी
सही है, बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बेग साहब हमारे साथ थे। रावलपिंडी में कैसे इंतजाम किए गए हैं, आज इफ्तिताही तकरीब है इंशाल्लाह 7 बजे, और किस किस तरह से रूट्स जो हैं वो बता दिए गए हैं आवाम को कि कौन कौन से रूट्स जो हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा। आप लोग ज़रूर जाइएगा जी मैच देखने। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है। सलीम खालिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने बड़ा पेशेंटली वेट किया। जिस तरह से हम वेट खुद भी कर ही रहे थे कि PSL जब स्टार्ट होगा तो हमारी एक्साइटमेंट भी डबल हो जाएगी और हम भूल जाएंगे अपनी सारी परफॉर्मेंस पीछे जितनी भी खराब रही है। और आप तो माशाल्लाह से पिछले 15 दिन से कवर कर रहे हैं PSL के हवाले से, सारे इंटरव्यूज कर रहे हैं कैप्टन्स के, प्लेयर्स के। जरा आप बताएं आपकी एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? जी बहुत ज्यादा। और अभी आप जुल्फ़िकार बेग साहब से बात करी थी, इस्लामाबाद के बड़े हमारे अच्छे रिपोर्टर हैं, और कुछ सवाल मेरे जहन में भी थे खास तौर पर वेदर को लेके जो आपने पूछा। मैं भी ये डरा था कि ये ना हो लाहौर की तरह वहां भी बारिश हो जाए, क्योंकि वुमेन का जो मैच है पाकिस्तान का वो मुतासिर हुआ है, लाहौर में शुरू नहीं हो सका अब तक। लेकिन बेग साहब ने थोड़ी आस दिलाई है कि नहीं जी मैच हो जाएगा और ओपनिंग सेरेमनी भी हो जाएगी PSL की। PSL देखें, पाकिस्तान क्रिकेट जो मुल्क में क्रिकेट की वापसी हुई है उसमें PSL का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि जब नजम सेठी साहब ने पहली बार इसको आगे बढ़ाया प्रोजेक्ट को, फिर UAE में हमें कराना पड़ा, फिर फाइनल लेकर आए यहाँ पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता टीमों का एतमाद बहाल हुआ। श्रीलंकन टीम जिस पे अटैक हुआ था, जिसकी वजह से क्रिकेट यहाँ से गई थी, वो भी यहाँ खेलने आई, जिम्बाब्वे भी आई, फिर बड़ी टीमें भी आने लगी। फिर हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो माहौल हो चुका है हमारा कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। अब हम क्रिकेट पे फोकस करते हैं और जो पहले खदशात होते थे सिक्योरिटी वगैरह के, वो अब खत्म हो चुके हैं। तो PSL का इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है PSL को, बल्कि ज्यादातर क्रेडिट PSL के। और इससे हमें शुरू में काफी टैलेंट भी मिला, जैसे शाहीन शाह अफरीदी है, शादाब खान है, और भी कई लड़के ऐसे हैं जो PSL के जरिए उभर कर उनकी सलाहियतें सामने आई। और हर साल कुछ प्लेयर सामने आते PSL से जो फिर पाकिस्तान टीम के लिए भी सर्व करते हैं। फाइनेंशियली हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई। इससे पहले हमारा सारा इंहिसार होता था ICC से जो पैसे मिलते हैं उसके ऊपर, लेकिन अब हमारा एक बहुत बड़ा जरिया सोर्स ऑफ इनकम PCB का PSL है, जो फ्रेंचाइज फीस मिलती है। आप इससे अंदाजा लगा लें कि 1 अरब 8 करोड़ रुपए सालाना तो सिर्फ मुल्तान सुल्तान देती है। एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है इसका, और डेफिनेटली इसको और आगे बढ़ना चाहिए। और अब कोशिशें हो रही हैं, सलमान नसीर साहब आए CEO, एक अलग कंपनी बन रही है, मेहनती है वो भी, और एक अच्छी टीम लेकर आएंगे तो एक्सटेंड होगी, 2 टीमें भी अगले साल से बढ़ेंगी, सारे कॉन्ट्रैक्ट भी चेंज होंगे, फाइनेंशियल मॉडल भी चेंज होगा। तो उम्मीद यही है इसी तरह आगे से आगे जाते रहेगी, क्योंकि अब ये दौर लीग्स का ही है। बायलैटरल क्रिकेट कम होती जा रही है, लीग्स पे ज्यादा लोगों का इंतजार है, सारे लोग करा रहे हैं। तो हमें अपनी लीग को भी इतना बड़ा बनाना है कि हमारे प्लेयर फिर इधर उधर ना जाए और अपने मुल्क के साथ और इधर PSL के जरिए आगे अपना टैलेंट शो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। आगे बढ़ने से पहले सलीम खालिक साहब जरा शेयर कर लेते हैं कि गुज़िश्ता जो 9 फाइनल्स हैं उनमें कौन किसको हरापिन बना, जरा अपने नाजरीन को ये भी बता देते हैं। 2024 के फाइनल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 2 विकेटों से शिकस्त दी थी, शादाब खान मैन ऑफ द मैच रहे। 2023 की बात करेंगे, सनसनीखेज फाइनल में शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से शिकस्त दी थी और एहसानुल्लाह बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। सीजन 7 के फाइनल में बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी की ही क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से हराया था और मोहम्मद हफीज मैन ऑफ द मैच रहे थे। और 2021 में छठे सीजन की अगर हम बात करते हैं तो उसके फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स ने मोहम्मद रिजवान की क़यादत में 47 रन से मैच जीता था और सुहेब मकसूद बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए थे। 5वें सीजन की बात करते हैं, उसकी फातेह कराची किंग्स रही थी, इमाद वसीम कैप्टन थे, जबकि बाबर आजम मैन ऑफ द मैच रहे थे। 2019 में चौथे एडिशन के फाइनल का जिक्र करें तो कराची में हुआ था। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद की कैप्टनसी में पेशावर ज़ल्मी को हराया और मोहम्मद हसनैन मैन ऑफ द मैच रहे थे। कराची में तीसरे एडिशन का फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता था और कैप्टन जैन पॉल डोमनी थे। ल्यूक रोंची बेहतरीन खिलाड़ी रहे थे। सीजन 2 की अगर बात करें तो उसकी ट्रॉफी पेशावर ज़ल्मी के नाम रही थी। फाइनल में कोयटा को 58 रन से हराया था और कप्तान डेरिन सेमी मैन ऑफ द मैच रहे थे। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 2016 में हुआ। दुबई में फाइनल में इस्लामाबाद ने मिसबा उल हक की कप्तानी में कोयटा को 6 विकेटों से हराया था। डिवाइन स्मिथ मैन ऑफ द मैच रहे। तो जनाब ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर ले। अब सलीम खालिक साहब, जिस तरह से अभी हमने जिक्र किया प्रीवियस सीजन्स का, तो ये जो 10वां एडिशन है आपको पिछले सीजन से किस तरह से मुख्तलिफ दिखाई देता है? और दूसरा ये कि PSL 10 में आपको क्या लगता है कौन सी टीम सबसे ज्यादा मुतवाज़िन है? मुख्तलिफ तो काफी इस लिहाज से इस बार चैलेंजिंग बहुत ज्यादा।
खासतौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंतजामिया के लिए, क्योंकि नेशनल टीम की हमारी जो रिसेंट परफॉर्मेंस रही है, अगर मैं चैंपियंस ट्रॉफी और उससे पहले की बात करूं या अभी न्यूजीलैंड के टूर, तो उसमें हार ही हार हमारे सामने आई है। और जब इतनी शिकस्तें आती है ना, तो लोगों का मूड ऑफ हो जाता है शायद क्रिकेट का। हाँ। तो लोग अभी क्रिकेट पे कम बात करें, तो पीएसएल के जरिए ये मौका है और नाराज शायकीन को वापस क्रिकेट की तरफ लाने का। हो सकता है शुरू में एक्साइटमेंट इतनी नजर ना आए हमें, लेकिन जब क्रिकेट अच्छी होगी, लोग देखेंगे, तो दोबारा से वो अपना नाराजगी भूल कर और फिर इंटरेस्ट लेने लगेंगे इसमें। लेकिन इसका एक और नुकसान ये हुआ है कि स्पॉन्सर्स की भी कमी हुई है। लोग पैसा कंपनीज वगैरह क्रिकेट पे कम खर्च करेंगे, तो जो फ्रेंचाइज है उनको भी जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन थी वो आमदनी अभी तक नहीं हुई है। पीसीबी को भी बहुत ज्यादा चैलेंजेस का इसमें सामना करना पड़ रहा है। एक चीज है शेड्यूलिंग, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी की हम लोग मेजबानी कर रहे थे, तो शेड्यूल में हमें थोड़ा चेंज करना पड़ा, और अभी आईपीएल के साथ इसका ना डायरेक्ट क्लैश हो रहा है। हाँ। तो ये काफी सारे चैलेंजेस इस वक्त सामने हैं। लेकिन बात वही है, जब पीएसएल में क्रिकेट का स्टैंडर्ड इतना हाई होता है और बिल्कुल जब शुरू होते हैं मैचेस, ब्रॉडकास्टिंग और स्टैंडर्ड इसका भी अच्छा होता है, तो बिल्कुल जबरदस्त एक आलमी इवेंट जैसा क्रिकेट हो रही होती है। तो ना सिर्फ स्टेडियम जाके लोग एंजॉय करते हैं मैच पे, बल्कि टीवी पे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो होपफुली इसी तरह होगा और फिर मैचेस में लोग अपना इंटरेस्ट लेंगे और इवेंट आगे जाएगा। सलीम भाई, जैसे आपने लगता है कि इतने ही एक्साइटेड हैं शायकीन भी जितने के पीसीबी है, मैनेजमेंट है या प्लेयर्स हमें दिखाई दे रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं दिल टूटा हुआ है उनका और वो अभी उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पीएसएल हो या कोई भी क्रिकेट की चीज हो, क्योंकि जिस तरीके से हमारी परफॉर्मेंस पीछे रही है वो आपके सामने ही है? फ्रेंकली स्पीकिंग थोड़ा सा फर्क पड़ा है। इंटरेस्ट लोगों का कम है, उस तरह से नहीं है। क्योंकि मैं यहाँ अपने कराची का बता दूं कि यहाँ पे कल मैच होना है और बिल्कुल भी कहीं भी कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हो रहा कि यार कल मैच है और मैच देखने चलेंगे या टिकट चाहिए, ये वो हो सकता है पिंडी में, लाहौर में ज्यादा हो। मैं कराची की हद तक बता रहा हूँ, नाराज हैं लोग। इसी तरह अगर हम बात करें प्लेयर्स की, तो प्लेयर्स भी अपसेट है। जाहिर है इतनी शिकस्तें हो तो जाहिर है कॉन्फिडेंस लेवल भी नीचे आता है। फिर आपने देखा होगा रिजवान की क्लिप्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो मुल्तान सुल्तान के कैप्टन, नेशनल कैप्टन भी हैं, वो अभी हार कर आए हैं न्यूजीलैंड से। तो उनकी बातों से भी मायूसी, गुस्सा झलक रहा था, जिस तरह उन्होंने अपने कुछ चीजों में इख्तियार कम होने का जिक्र किया और ये हुआ। लेकिन बात वही है कि अभी थोड़ा सा ये गुस्सा, ये नाराजगी जब क्रिकेट शुरू होगी पीएसएल में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी जब लोग देखेंगे, टीवी पे सुनेंगे। स्टेडियम्स भी नए बन गए हैं बड़े जबरदस्त किस्म से और उनकी तैयारियां की गई हैं और हमें तो लगता है कि हाउसफुल होगा ही होगा इंशाल्लाह। लाहौर में भी और पिंडी स्टेडियम में भी आज होगा और इसके साथ साथ मुल्तान में भी जिस तरह से तैयारियां की गई हैं। कराची का आपने बताया कि इतने ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है और आपकी बात दुरुस्त है कि वो जब मैचेस स्टार्ट होंगे तो उसके बाद इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। तो सलीम खान साहब, पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम के इंजर्ड होने की इत्तलात हैं और इस हवाले से आपके पास क्या खबरें हैं? क्या इंजरी संजीदा है? अगर है तो कितनी संजीदा है? बाबर आजम की मैंने भी वो क्लिप देखी थी कि बाबर आजम प्रैक्टिस के बाद लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, जिससे लग रहा था कि इंजरी तो उनको इस तरह की हुई है। लेकिन अब ये उनकी जो टीम मैनेजमेंट है उसने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया कि किस तरह की इंजरी है, उनका क्या मसला है। तो जब पता, अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसा सामने नहीं आई बात, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर है लाहौर के मोहम्मद यूसुफ अंजुम, कल वो शाम में जो हमारा स्पोर्ट्स वर्ल्ड प्रोग्राम होता है उसमें उन्होंने बोली थी ये बात कि शायद एक आध मैच बाबर को मिस करना पड़े। लेकिन मैं फिर भी यही बात बोलूंगा कि ऑफिशियली कुछ भी इसमें नहीं बताया गया, ना ही ज़ल्मी की तरफ से ना ही पीसीबी की तरफ से। ठीक है, और जो इफ्तिताही मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान है, आप इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा मुकाबला होगा। एक टीम डिफेंडिंग चैंपियन है और एक टीम वो है कलंदर जो पिछले सीजन में 10 में से सिर्फ एक मैच जीत सकी थी, सबसे आखिरी नंबर पर रही थी। यानी उसको इस बार ये अपनी सलाहियतें साबित करने का एक चैलेंज दरपेश है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऐसा है कि जी टाइटल जीता है तो हमें और अच्छा परफॉर्म करना है, उसका स्टैंडर्ड अपना बरकरार रखना है। इस इवेंट पूरे में ये चीज भी नजर आएगी और उसका पाकिस्तान क्रिकेट को भी फायदा होगा कि जो नेशनल टीम के स्टार्स हैं उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है, तो अब उनको मौका मिलेगा यहाँ आके कि वो दोबारा से अच्छा परफॉर्म करें। सलीम खालिद साहब बात करें तो दोनों कैप्टन्स की परफॉर्मेंस आपके सामने है जो हालिया थी, उसके पेश नज़र क्या लगता है आपको कि कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है आज के लिए? क्योंकि दोनों ही कैप्टन्स जो है वो इस तरह के हैं कि ऑलराउंडर ही कहते हैं अपने आप को, लेकिन जो हालिया परफॉर्मेंसेज हैं उनके पेश नज़र आपको क्या लगता है?
नहीं, शाहीन अपने आप को ऑलराउंडर नहीं कहते, उन्होंने तो इंटरव्यू में साफ साफ कहा मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, अच्छा। बॉलर हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक हो लेकिन गया। शादाब की जो पिछली PSL थी उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, 300+ उन्होंने रन बनाए थे और गालिबन 15 उन्होंने विकेटें ली थी, तो PSL की हद तक तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है। लेकिन रिसेंटली उनके ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म आया है कि भाई सुसर जो उनके हैं सकलैन मुश्ताक, उनकी वजह से उनको कमबैक का मौका मिला है, और वो बहुत मैंने जो उनसे इंटरव्यू भी किया था तो थोड़ा अपसेट थे इस तरह की बातों पे। तो जब इस तरह की चीजें होती है, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आता है ना, इसका प्लेयर को फायदा भी होता है। फायदा ये होता है कि अगर वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया होता है तो उसमें फिर ये होता है कि यार नहीं, अब मुझे ऐसा परफॉर्म करना है कि ये जो लोग मुझे बुरा भला बोल रहे हैं, यही लोग मेरी तारीफ पर मजबूर हों। तो इस वक्त शाहीन का भी यही हाल है, बाबर का भी यही है, रिजवान का भी यही है, और इसी तरह हमारे शादाब का। टीम अपनी जाते जाते जरा बता दीजिए। सारी हमारी पाकिस्तान की टीम है, यही तो फायदा है PSL का, पाकिस्तान टीम हारती नहीं। तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। PSL 10 की एक्टिविटीज हैं जनाब आज से शुरू हो रही हैं। शाम 7 बजे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैच होना है। पिंडी वाले सब जाएं भाई, जरूर जाएं, जाकर स्टेडियम जो है वो फुल कर दे। और जिस तरह से हमारे दिल टूटे हुए हैं सब क्रिकेट शायकीन के, लेकिन कोई बात नहीं, अब ये वो मौका है कि जिसमें हमारे दिल कह ले अब वापस जुड़ जाएंगे और परफॉर्मेंसेज हमें देखने को मिलेंगी और आप लोगों ने दाद देनी है जी, ताकि हमारी टीम्स जो है उनका हौसला बुलंद रहे। इसी तरह से दीगर शहरों में भी जब होंगे मैचेस तो वहां पर भी ऐसा ही कीजिएगा। मैच देखने के लिए जरूर जाइएगा, मौसम बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ वीकेंड भी है तो आप जरूर एंजॉय करेंगे। हम छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। आगाज में आपसे एक प्रॉमिस किया था और एक्सप्रेसो अपने सारे वादे पूरे करता है जनाब। जनाब आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं हम आपकी ऐसे चैंपियन से जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। हमारे नूर जमान, हमारे चैंपियन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब। आपको पता ही है कि स्कॉश के खिलाड़ी जो हैं हमेशा ऐसे रिकॉर्ड बनाते हैं जो अभी तक बने हुए रहते हैं और दहाइयों पहले के बने हुए रिकॉर्ड्स हैं, और अब भी माशाल्लाह से पाकिस्तान की मिट्टी इंतहाई जरखेज है स्कॉश के हवाले से। पाकिस्तान में पहली बार वर्ल्ड अंडर 23 स्कॉश चैंपियनशिप खेली गई है और स्कॉश चैंपियनशिप में मुतारिफ कराया जाने वाला ये नया मेगा इवेंट है जिसकी मेजबानी पाकिस्तानी स्कॉश फेडरेशन चीफ एयर स्टाफ की सरपरस्ती में की गई, जहां मेंस और विमेंस इवेंट्स के मुकाबलों में आलमी रैंकिंग खिलाड़ी एक्शन में नजर आए। और इस मेगा इवेंट में दुनिया भर से 22 ममालिक के 34 मर्द जबकि 22 खवातीन खिलाड़ी शरीक हुए। अंडर 23 वर्ल्ड स्कॉश चैंपियनशिप में शरीक ममालिक में मेजबान पाकिस्तान, कनाडा, कोलंबिया, जमहूरिया चेक, मिस्र, इंग्लैंड और मिस्र के खिलाड़ी जौहर दिखा रहे थे, जबकि चैंपियनशिप में फ्रांस, हांगकांग, चीन, ईरान, जापान, कुवैत, मलेशिया, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, रोमानिया, सिंगापुर, जनूबी अफ्रीका, स्पेन, श्रीलंका और यूनाइटेड टाइटल जीतने वाली रियासतें भी शामिल हुई। और अंडर 23 वर्ल्ड स्कॉश चैंपियनशिप की मेजबानी के नतीजे में पाकिस्तान मुस्तकबिल में मजीद बैनुल-अक़वामी खेलों के मुकाबलों की मेजबानी करेगा इंशाअल्लाह, और ये बहुत बड़ा एजाज़। तो इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना और उसके बाद फिर जिस तरह से चैंपियन हमारे निकले हैं नूर जमान, इससे चैंपियनशिप हासिल करना ये भी बहुत बड़ी बात है। तो जनाब हमारे साथ इवेंट के ऑर्गेनाइजर जमशेद गुल खान साहब मौजूद हैं और हमारे स्टार स्कॉश प्लेयर नूर जमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। नूर आपसे आगाज करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि इतनी बड़ी अचीवमेंट है, कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी इस इवेंट से पहले और जीतने के बाद के क्या एहसास थे? जी सबसे पहले तो थैंक यू सो मच आपका, एंड दूसरा मैं अल्लाह का सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूँ कि अल्लाह ने पाकिस्तान को एक दफ़ा से फिर से वर्ल्ड चैंपियन बना दिया है काफ़ी अरसे बाद। और इसके पीछे काफ़ी मेहनत है मेरी, जितनी मेहनत मैंने की थी तो अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्लाह ने इसका सिला मुझे दे दिया। फाइनल था कल मैं 2 लेफ्ट डाउन था, फाइनल में 2 लेफ्ट डाउन था, तो बस जब बाहर निकला तो बस मेरे माइंड में यही चीज़ थी कि जितनी मेहनत मैंने की है थका मैं नहीं हूँ, एक एक पॉइंट के लिए फाइट करूँ और जब तक ख़त्म ना हो जाऊँ तो छोड़ू ना। तो एक एक पॉइंट के लिए मैंने फाइट की और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी पॉइंट तक मैं लड़ा हूँ, तो अल्लाह ने पूरे पाकिस्तान को, हम सबको एक दफ़ा फिर से वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। ज़बरदस्त माशाल्लाह। और इसी तरीके से हमें पता है कि आपका टैलेंट जो है वो कहीं भी कम नहीं है और जिस तरह से आपने परफॉर्म किया माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि इवेंट में कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि हाथ से जा रहा है मुकाबला? जी बिल्कुल, कल मुझे लगा था कि जब मैं 2 लेफ्ट डाउन हुआ तो फिर उसके बाद मैंने फाइट की तो वो गेम तो मैं जीत गया, तीसरी वाली 1-2 हो गया, उसका 2 मेरा 1।
फिर फोर्थ गेम में उसका 7-4 के 6-4 था, मुझे 7-4 के 6-4 था। तो उसको सब जीतने के लिए 3 पॉइंट चाहिए थे और मुझे चाहिए थे कम से कम 6 पॉइंट चाहिए थे और एक पूरी गेम मेरे लिए पड़ी हुई थी। तो उस टाइम मुझे लगा यार काम खराब है, बस हाथ से निकलने वाले है, बस चलो छोड़ो, अपनी गेम खेलो, अपनी गेम खेलो, फाइट करो, बस गिव अप मत करो। तो बस मैंने फाइट किए, तो बस आखिरी पॉइंट तक, तो आप देख लें अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बन गए। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका मुकाबला था मिस्र के प्लेयर के साथ, कितना टफ था आपके लिए ये प्लेयर, और पूरे टूर्नामेंट में कौन सी ऐसी गेम थी जिसमें जो बहुत ज्यादा टीम आपके लिए चैलेंजिंग रही या प्लेयर जो है आपके लिए चैलेंजिंग रहा? जी बिल्कुल, कल जो मेरा जो अपोनेंट था करीम अली तुर्की, बहुत अच्छा प्लेयर है। अभी इससे पहले रमजान, एंड ऑफ द रमजान, मैं इंग्लैंड गया हुआ था, $15,000 टूर्नामेंट में वहाँ पे PSA के जीता हूँ। और ये लड़का इजिप्शियन गया हुआ था इंडिया, ये उधर $30,000 का टूर्नामेंट जीता हुआ है। इससे पहले भी कनाडा में 2-3 जीता हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। तो पहले 2 गेम में तो मुझे समझ नहीं आई वो, क्योंकि वो इतना तेज मुझे मूव करा था कि मुझे समझ ही नहीं आई। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार, जितनी मेहनत मैंने की है, जितने हार्ड वर्क मैंने किए, तो जाओ और अपनी गेम खेलो। और मेरा जो अपोनेंट था करीम अली तुर्की, उसके साथ मैं जूनियर में भी खेला हूँ, लेकिन वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर है। और मेरे लिए जो सबसे टफ जो अपोनेंट था वो यही था, इजिप्शियन, फाइनल में। हाँ हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली एक्साइटमेंट तो होती है इस तरह के इवेंट्स की, और जब ये आपका मैच चल रहा होता है उस दौरान में प्रेशर तो होता ही होगा कि भाई आई हैव टू विन, मुझे जीतना है किसी भी सूरत में, कुछ भी करके। तो ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, और दूसरा ये कि इसके लिए कोई ख़ास किस्म की स्ट्रेटजी जो है वो आपको बनानी पड़ती है कि अब ये पॉइंट आ गया तो इस पर मेरी ये स्ट्रेटजी काम करेगी? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि तो मैंने असल में कल जो था, कल बहुत ज्यादा क्राउड बैठा हुआ था, वो एक पॉइंट में मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो फिर मैंने सपोर्ट भी कर रहे थे, तो फिर मैंने यही सोचा यार नहीं यार, क्राउड आपके होम आपके घर, अपने आप मतलब कंट्री में खेल रहे हो और वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल है, 2 लोग डाउन हो गया तो क्या हो गया, मैच हाथ से नहीं गया ना। तो बस फिर उसके बाद मैं बस एक पॉइंट के लिए मैंने फाइट की, एक पॉइंट के लिए मैं लड़ा हूँ, एक पॉइंट मैंने लिए, और कि बस हाथ से 1 पॉइंट, गलती मैंने बहुत कम की, मैंने पेशेंस रखा है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उसका फायदा मुझे मिला है। बिल्कुल, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ ही। और मुझे ये बताएं कि होम क्राउड और होम ग्राउंड जो है वो वैसे तो बड़ा सही रहता है प्लेयर्स के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि भाई अपना ही घर है और अपने ही लोग हैं, अपना ही क्राउड है और वो इतना सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में तो कोई चांस ही नहीं बनता कि ये लूज किया जाए मैच। जी बिल्कुल, प्रेशर तो ज़ाहिर सी बात है बनता है, क्योंकि क्राउड आपके घर, आप अपने होम उस ग्राउंड में खेल रहे हो, और इतना बड़ा इवेंट है, मतलब स्क्वाश में इससे बड़ा इवेंट तो नहीं होता, यही वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे बड़ी इवेंट होता है। और मतलब आप अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हो, क्राउड आपका है, तो हारना नहीं, मजा नहीं आएगा। तो फाइट करो, इंशाल्लाह जीतो। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइट मैंने की है, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड जबरदस्त, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद है और हम सब आपको कंग्रेचुलेट भी कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी भी हो रही है। तो मुझे ये बताएं कि अभी तक नूर जमान के कितने मेडल्स और कितनी ट्रॉफीज हो गई हैं, और घर की क्या एक दीवार भर गई अब तक तो आपकी अचीवमेंट से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इससे पहले तो मैं 2 टाइम्स एशियन जूनियर चैंपियन हूँ और 1 टाइम्स एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, अभी जो चाइना हांगझो में हुआ था पिछले साल। और उसके बाद मैं PSA के काफी इवेंट जीता हूँ। अभी इंग्लैंड से मैं ईद के दिन ही मैं आया हूँ घर, तो इंग्लैंड से मैं जीत के आया हूँ PSA का $15,000 का टूर्नामेंट। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ा इवेंट तो नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ने कल वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। सही है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा हमारे साथ जमशेद गुल साहब भी मौजूद हैं। जमशेद गुल साहब, पहले आप रोटेशन ऑन कर लें, और सबसे पहले तो मैं आपको इतने कामयाब इवेंट के इनेकाद के ऊपर मुबारकबाद पेश करूंगी, और मैं पूछूंगी आपसे कि एक्सपीरियंस कैसा था, चैलेंजिंग था बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि इतनी बड़ी कामयाबी, इतने बड़े इवेंट का इनेकाद आप कैसे देखते हैं? सबसे खुशाइन बात है कि ये पहला इवेंट है WSF वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप, और पहली चैंपियनशिप पाकिस्तान के हिस्से में आई, और हमने काफी काविश और मेहनत के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया। मैंने और दान रसद ने इस टूर्नामेंट को रजिस्टर किया वर्ल्ड स्क्वाश के साथ, और हमें उम्मीद थी कि हमारे लड़के इस टूर्नामेंट में कामयाबी करेंगे। सर काइंडली आप रोटेशन अगर ऑन कर लेंगे, लैंडस्केप मोड में रख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। इस तरह कर दूं? जी सर, जी सर, बिल्कुल। ओके,
तो सबसे खुशाइन बात यह कि पाकिस्तान लकी इस लिहाज से कि इन लड़कों ने काफ़ी मेहनत की। और मुझे पता था कि एक 4-5 माह से ये मुसलसल कैंप में और उनकी मेहनत रंग ले आई। और ये नूरजमान काफ़ी टैलेंटेड प्लेयर और अल्लाह के फजल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस इवेंट में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे और ये हमारी उम्मीदें को पूरा उतरा। सही। और सर क्या पहले से ही आप भी, जिस तरह से हमने कहा, एक्साइटमेंट तो होती है जब इस तरह का कोई इवेंट जो है होस्ट कर रहा होता है, खासतौर पे पाकिस्तान, तो वो उसका लेवल कुछ और होता है। क्या आप पहले से ये सोच रहे थे कि हमारी ही टीम जो है, हमारा ही जो प्लेयर है वो चैंपियन बन जाएगा इंशाल्लाह और ये चैंपियनशिप जीत जाएगा? हाँ, हमारे जहन में, हमने ये चैंपियनशिप लेने से पहले हमारे जहन में थे कि हमारे पाकिस्तान के नूरजमान और हमजा खान और अशरफ ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं और इस कैटेगरी में ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हमें काफ़ी उम्मीद थी कि ये परफॉर्म करेंगे और मैं कनेक्टेड था पाकिस्तान स्क्वैश फेडरेशन के साथ और उनके कोचेस के साथ। तो हमने कहा था कि ये इवेंट हम ले रहे हैं और आपके पास टाइम हाथ में है, तो अगर आप तैयारी मुकम्मल करें तो इंशाल्लाह ये इवेंट हम जीत सकते हैं। अल्लाह ने करम किया, इन्होंने मेहनत की और ये अल्लाह के फजल से चैंपियन बने। और ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान काफ़ी अरसे से तलाश कर रहा था कि कोई वर्ल्ड चैंपियन हमें मिले। तो ये अच्छी बात है कि नूरजमान ने इसमें कामयाबी हासिल की और मैं इनसे उम्मीद रखता हूँ कि ये जितने भी हम और टूर्नामेंट लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान में, तो उसमें ये मेहनत करके कामयाबी हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और आप भी मुबारकबाद के बराबर के मुस्तहिक हैं और जितना खुशाइंद इनेकाद आपने करवाया इस इवेंट का, और उसके बाद तो नूर ने परफॉर्मेंस से बता ही दिया है सबको। नूर, मुझे ये बताइए कि अपना जो आपका स्क्वॉश का सफ़र है उसके हवाले से बताइए, कब से आगाज़ हुआ, कब आपने सोचा कि आपने स्क्वॉश खेलना है और उसके बाद फिर आपने इस तरह से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलना शुरू किया? जी, सफ़र तो मेरे साथ स्टार्ट हुआ असल में, तो आपको पता हो तो मेरी फैमिली गेम है। तो मेरे जो दादा थे कमर जमान वर्ल्ड चैंपियन थे और उधर से आगाज़ स्टार्ट हुआ है। तो बस बचपन में तो मेरा इतना शौक नहीं था, ये सारी बस उनकी मेहनत है, उनकी सख्तियों की वजह से मुझे स्क्वाश लेके जाते थे। मतलब जब वो स्क्वाश में होते थे तो मैं तो नहीं खेलता था, जब वो खेलता था, जब घर चले जाते थे तो बस मैं इस तरह ही फिरता था, मोटा भी था मैं। और मतलब मारे मैंने बहुत खाई हुई है बचपन में उनसे। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद बस सख्तियों की वजह से मेहनत मैंने की है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वर्ल्ड, जी बिल्कुल, अल्लाह पाक ने वर्ल्ड चैंपियन। आपके बहुत सारे फैंस इस वक्त आपको देख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? जी, इनके लिए यही पैगाम दूंगा कि थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मैसेजेस, बहुत मतलब कॉल्स आ रही है, तो ये सब उनकी दुआएं, उनकी सपोर्ट है। और मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह सपोर्ट करें, इसी तरह हमारे लिए दुआ करें और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान का नाम आगे भी रोशन करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे चैंपियन नूर हमारे साथ मौजूद थे और इस इवेंट के ऑर्गेनाइजर जमशेद गुल खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जनाब। ये है हमारा पाकिस्तान और हमारे पाकिस्तान का टैलेंट, और इन्हीं को ही प्रमोट किया जाना चाहिए। और जिस तरीके से हमने चैंपियनशिप जीती है और इतने अरसे के बाद पाकिस्तान पहली बार आलमी चैंपियन बना है अंडर 23 स्क्वॉश का, तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। हम ब्रेक पर जाएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। हम आगाज़ में हमने आपको मौसम के हवाले से अपडेट दी थी और आपको बताया था कि किस कदर खुशगवार मौसम है। अभी भी ज़रा बाहर जाकर आप देख लीजिए तो मौसम इंतहाई खुशगवार है, बादल हो बरस पड़े और गर्मी की छुट्टी हो गई है। तो हमने कहा ज़रा जान लेते हैं एक्सपर्ट से कि ये कितने दिन तक हमारी इंजॉयमेंट के लिए इस वेदर ने रहना है, और ये बारिशों का जो सिलसिला है जो आज से शुरू हुआ है ये कब तक रहेगा। ये एक दिन की हमारी खुशी थी। तो हमें ज्वाइन किया अंजुम नज़ीर बेगम साहब ने, डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। सर, ये जो हमें खुशी मिली है, ख़ास तौर पे मैं ज़रा लाहौर वालों की बात कर रही हूँ, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, बारिश बरस रही है और जो गर्मी थी उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो ये कब तक हमारी खुशी बरकरार रहने वाली है? जी, ये एक ही दिन का सिलसिला है लाहौर के लिए, और मेरा ख्याल है अब तो कुछ घंटों का सिलसिला ये रह गया है लाहौर शहर के लिए। ताहम बादल जो हैं वो शाम तक रहेंगे, मौसम अभी खुशगवार रहेगा आज का दिन और अगले 2 दिन। ताहम पीर से बड़ी मुश्किल से आई थी, कहीं शाम तक तो रहने दें इसको, आपने चंद घंटों तक ही कह दिया। देखिए जी, ये तो अब सिलसिला ही ऐसा था कि अब इसका ऑलमोस्ट जो है वो लाहौर से इम्पैक्ट निकल गया है। अब ये ज़्यादा इसका इम्पैक्ट जो है सियालकोट नारोवाल की तरफ है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूव हो रहा है, जम्मू कश्मीर और इंडिया की तरफ।
तो अब शाम तक तो बादल तो रहेंगे, शायद बूंदाबांदी के सिलसिले भी रहें, लेकिन तेज़ बारिश मेरे हिसाब से अब अगले 2 से 4 घंटों के लिए ही है, और वो भी वक्फे से। ताहम 14 तारीख से फिर गर्मी की एक लहर जो है वो मुल्क को मुतासिर करने जा रही है, जिसमें KPK, लाहौर, पंजाब और सिंध और जनूबी पाकिस्तान में इसकी शिद्दत रहेगी। दिन के टेम्परेचर्स भी बढ़ेंगे, उसके साथ साथ जो रात के टेम्परेचर है जिनको हम मिनिमम टेम्परेचर्स कहते हैं वो भी बढ़ेंगे। तो ये सिलसिला 14 से 19 तारीख तक एक गर्मी का बरकरार रहेगा। अगले दिनों में कोई नया सिलसिला बारिश बरसाने वाला, कोई नया सिस्टम दाखिल हो रहा है जिससे बारिशें मजीद होंगी, या फिर आगे अब गर्मी हम समझ लें कि आई गई है मुकम्मल जोरों शोर के साथ? देखें जी, गर्मी अब जाहिर है कि अप्रैल का महीना स्टार्ट हो गया है, अब गर्मी ने अपना असर दिखाना है। ताहम इस बात की तवक्को है कि 18 तारीख से एक और हल्का या माइल्ड सा सिलसिला मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर सकता है। ठीक है। और अंजुम साहब, हीट वेव के हवाले से ज़रा बताइएगा, आगे एक नया स्पेल भी कोई शुरू हो रहा है हीट वेव का, उसके हवाले से भी कुछ अलर्ट्स जारी किए गए हैं? जी देखें, 14 तारीख से एक हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप होने जा रही है मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में, बशमूल पंजाब के वस्ती, जनूबी सिंध के इलाकों में, उसके साथ साथ बलूचिस्तान, KP के जनूबी इलाकों में जो है एक हीट वेव लाइक सिचुएशन डेवलप हो रही है जो 14 से 19 तक परसिस्ट करेगी। सही है। और अंजुम साहब, कराची और बलूचिस्तान के मौसम के हवाले से भी बता दें, बड़ा वहाँ भी खुश मौसम है, वहाँ पर कितनी देर तक रहना है इस तरीके से, या वहाँ भी कोई बारिशों का नया सिस्टम दाखिल होगा? देखें जी, बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में कल बारिश का एक अच्छा सिलसिला हुआ है, उसके साथ साथ सिंध के जो मगरबी अजला हैं उनमें जो है गरज चमक और गर्दो गुबार या मिट्टी के तूफान के साथ कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई। आपका जो दादू के पहाड़ हैं, जो हमारा एक तफरीही मकाम है घोरक हिल, वहाँ पर कल जो है हेल स्टॉर्म्स भी हुए हैं, ताहम हाइट की वजह से वहाँ हेल स्टॉर्म हुए। ताहम अभी कोई सिलसिला फिल फॉर जो है सिंध को मजीद मुतासिर नहीं करेगा। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची में मौसम जो है वो गर्म और गर्म ही रहना है कराची वालों के लिए मौसम। बहुत शुक्रिया। अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हमारे साथ मौजूद थे, वेदर अपडेट्स हम उनसे ले रहे थे। लाहौर थोड़ी सी खुशी बाकी है जनाब, शाम तक या कुछ ही घंटों तक ये तेज़ बारिश ने होना है, तो जो आपने प्लान्स करने हैं वो अभी इसके अकॉर्डिंग ही कर लीजिए। छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं और कुछ ही देर में वापस आते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। टॉप ऑफ द आवर अपना सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स, जिसमें वकार अहमद मलिक और इरम शहजादी बातचीत कर रहे हैं कि बच्चों के ताखीर से बोलने का आर्जा क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजूहात क्या है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। आज बहुत ही अहम मौजू पर बात करनी है। जो बच्चे स्पीच डिले का शिकार होते हैं या लैंग्वेज डिले का, और एक्चुअली तो स्पीच डिले और लैंग्वेज डिले में फ़र्क क्या है, नंबर 1। दूसरा ये है कि जो वालिदैन हैं उसमें कौन सी उनकी मुजरिमाना गफलत होती है जो कि बच्चे को एक ऐसे मकाम पे ले जाती है कि उसके बाद उसका इलाज उस तरह मुमकिन नहीं रहता। इस तरह के बहुत सारे मामला हैं और ये बहुत पेचीदा चीज़ है। उसकी वजह यह है कि जब से बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है उसके बाद से ये फिनोमेना बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। अब आपके आस पड़ोस बहुत सारी स्टोरीज़ आपके सामने आती होंगी और आप देखते होंगे। और इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसका इलाज किस तरीके से हो सकता है और इसकी अलामात क्या होती हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे साथ इरम शहजादी साहब बैठी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं, उनका यही शोबा है। बहुत शुक्रिया इरम साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि आप बिल्कुल एक वालिदैन हैं, मसलन उनको कैसे सबसे पहले पता चलेगा, 6 महीने में पता चल सकता है, 12 महीने में पता चल सकता है, वो कौन सी इलामात होंगी जो बिल्कुल इब्तदाई इलामात होंगी जहाँ पे उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए? जी वकार, सबसे पहले तो ये है कि पेरेंट्स, बच्चा जो छोटा बच्चा होता है वो 3-4 मंथ्स में जब कैकलिंग स्टार्ट करता है वो चीज़ें, और उसमें बच्चा जब आई कॉन्टैक्ट देना शुरू करता है उसके माइलस्टोन्स है ना, नेक होल्डिंग है और ये चीज़ें, वहीं से पेरेंट्स को थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि बच्चा नेक होल्डिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, वो उसके अलावा फिर ये कि बच्चा आई कॉन्टैक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, जो शोर है बच्चे का, बच्चा बहुत ज़्यादा अचानक से कोई आवाज़ आती है और बच्चा उसे थोड़ा सा डरता है, रिफ्लेक्स जो शो करता है, तो उसमें पेरेंट्स यही से ही एनालिसिस कर लेते हैं कि कोई मसला है कि बच्चे ने रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया इस शोर पर, या बच्चा एक चीज़ को बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट को क्यों नहीं देख रहा, नेक होल्डिंग नहीं कर रहा है, तो वो विजुअली इम्पेयर्ड
बच्चे जो होते हैं उसकी तरफ के पार्शली इम्पेयर्ड है, बच्चा नहीं देख रहा, या एक लाइट पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, अपनी आंखों को ब्लिंक नहीं कर रहा है, या बच्चा शोर पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ठीक है। पहले तो ये चीज़ें कि वो हियरिंग इम्पेयर्ड की तरफ इस चीज़ की तरफ तो नहीं जा रहा है, या बच्चा नेक होल्डिंग नहीं है तो कहीं बच्चा सीपी तो नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल लेवल पे ही ये चीजें 12 माह तक बच्चा जो है ये मामा पापा हो जाता है ना, बोल सकता है, यानी मामा पे रिस्पॉन्स कर लेता है ना। ऐसा ये बच्चे जो है ना, ये बेबलिंग कैकलिंग और इस तरह के छोटे छोटे वर्ड बच्चा 1 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देता है ना। जो स्पीच की और लैंग्वेज के जो स्टेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग, जो माइलस्टोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग बच्चा स्टार्ट कर देता है। फिर 1 से 1.5 साल की उम्र में बच्चा जो है चलना भी शुरू कर देता है। और इसके अलावा जब बच्चा वो उसके जो माइलस्टोन है, पहले ये देखना है कि बच्चा फिजिकली जो उसके माइलस्टोन है उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग उसने वो अचीव किए हैं या नहीं किए। फिर स्पीच के जो हैं उसमें बच्चा इनिशियल वर्ड्स यही होते हैं, मामा पापा, ये दादा, ये उसकी जो इनिशियल स्टेजेस हैं बच्चे की, जिसमें बच्चे ये वर्ड बोलना शुरू कर देते हैं स्पीच के अकॉर्डिंग जो है। तो वो उसमें अगर बच्चा नहीं बोल रहा, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा और आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, सबसे अहम चीज़ इसमें होती है कि आई कांटेक्ट अगर बच्चा नहीं दे रहा है ना, तो वो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर फ़ौरन से हाँ जी बिल्कुल, तो इसको बच्चे को किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं, देखें और इसको उसका एनालिसिस करना शुरू कर दें कि वाकई बच्चा कभी रैंडमली भी होता है कि बच्चा सोया हुआ है या बच्चा ध्यान नहीं देता या इस तरह से है, या बच्चा किसी और उसमें होता है, तो वो कभी किसी टाइम में नॉर्मली हम एडल्ट्स भी ऐसा करते हैं ना, हम कुछ और सोच रहे होते हैं तो हम रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो बार बार वो चेक करें। फिर ये होता है कि वकार सबसे जो ये चीज़ आती है कि पेरेंट्स इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत छोटा है, अभी तो बहुत छोटा है, तो हो जाएगा। तो फैमिली में रेफरेंस दिए जाते हैं कि इसका मामू चाचा ताया वो भी इस तरह डिले थे, बाद में खुद ही बोल पड़े थे और बहुत ज़्यादा बोलते थे। फिर ये होता है कि टोटके वगैरह शुरू, अगर रियलाइज़ कर भी लिए कर लें, पेरेंट्स कर लेते हैं, असेसमेंट कर भी लेते हैं, अच्छा, तो वो फैमिली का और सोसाइटी का इस तरह का प्रेशर होता है कि वो एक तो एक्सेप्ट नहीं करते और इस चीज़ पर ही छोड़ देते हैं नेचर पे कि नहीं ठीक हो जाएगा, या तो टोटके स्टार्ट कर दिए, इसको ये चीज़ खिलाओ, इसको ये दम करो, ये चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये जो स्पीच डिले है और लैंग्वेज डिले है, एक तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप थोड़ा सा फर्क वाज़ेह कर दीजिए, और फिर जो इब्तदाई अलामात अब तक आपने बताई हैं वो एक्चुअली स्पीच डिले की है। जी जी, और इनमें फर्क ओवरऑल माइलस्टोन्स बताए ना बच्चे के कि वो अगर सुन नहीं रहा तो हियरिंग इम्पेयरमेंट की तरफ जा सकता है, विजुअल इम्पेयरमेंट की तरफ जा सकता है, सीपी है, तो ये अर्ली स्टेजेस पर ही जो है ना। और ये दोनों स्पीच डिले और लैंग्वेज डिले में फर्क है। जी, स्पीच और लैंग्वेज डिले में ये फर्क है कि सबसे पहले तो लैंग्वेज अक्वायर करता है ना एक बच्चा, जब इंसान पैदा होता है तो वो चीज़ों को उसके जो लिंग्विस्टिक्स के ऊपर हम बात करते हैं तो उसकी जो मेंटल पिक्चर बनती है किसी भी चीज़ की तो वो उसको अक्वायर करता है। और ये जो साउंड्स है ना स्पीच के, जो मामा बाबा पापा, ये स्पीच साउंड्स हैं बेसिकली, ये एक्चुअली स्पीच नहीं है। स्पीच जो वर्बली एक स्पीच होती है ना, ये स्पीच साउंड्स हैं, इसके बाद स्पीच के प्रॉपर वर्ड्स बच्चा अक्वायर करता है, सीखना शुरू करता है। हाँ जी, पहले ये फिजियोलॉजी है, बिल्कुल, तो ये स्पीच साउंड्स है, इन्हीं को लेकर, जैसे मामा है तो इसके बाद वो पूरा फ्रेजेस पर आ जाता है और इस तरह से, तो वो क्या होता है कि सबसे पहले लैंग्वेज अक्वायर करता है, स्पीच बाद में अक्वायर होता है। आपकी नाज़रीन की आसानी के लिए अगर आप कोई मिसाल भी साथ देती हैं, जी जी, किस चीज़ की मेंटल बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको मैं एप्पल की मिसाल देती हूँ कि उसमें ये होता है कि अब उसको उसकी मदर एप्पल बच्चे को खिलाती है या दिखाती है उसकी, तो उसमें ये होता है कि वो उसने उसको दिखाया, ठीक है, उसको कहा कि ये एप्पल है, एप्पल खाना है, उसका टेस्ट बताती है, मीठा है, उसकी शक्ल है, रंगत कैसी है, ये सारी चीज़ें तो वो उसको बता रही है साथ में, एप्पल उर्दू में बता रही है, हाँ जी उर्दू में बता रही है या उसको बता रही है इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में वो बता रही है, लेकिन उसकी पिक्चर दिखा रही है, वो चीज़ उसका टच, उसका टेक्सचर कैसा है, टच करके बता रही है। और ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें क्या है कि बच्चे की मेंटल पिक्चर बन गई उसकी कि वो जब एप्पल को जब देखेगा उसने एसोसिएट कर लिया दिस इज एप्पल, ठीक है ना, तो उसने वो उसके ब्रेन में उस चीज़ की तस्वीर बन गई। अब यही अगर उसने किस माँ ने किस जबान में उसको इसका कॉन्सेप्ट दिया है, अब वो उर्दू में दिया या इंग्लिश में, किसी एक में दिया है, ठीक है। अगर बच्चे को सिर्फ उर्दू में पता है सेब है, तो वो जब भी उसके सामने जब सेब का जिक्र होगा ना, तो वो उसको उसके ज़हन में वही एक पिक्चर आएगी सेब की। ऐसे ही होता है ना, हम किसी चीज़ के बारे में जब हम किसी चीज़ को समझ लेते हैं, उसकी एक पिक्चर बन जाती है, तो हम नहीं भी वो चीज़ सामने होती है तो उसका टेस्ट भी हम फील करना शुरू कर देते हैं, माउथ वाटरिंग भी होना शुरू हो जाती है। वो क्या है कि एक मेंटल पिक्चर बनी होती है, तो वो पहले बनती है, उसके बाद अब उसने समझ ली, बच्चे ने वो चीज़ उस चीज़ को समझ
लिया, एसोसिएट कर लिया। इसी तरह आता है कि बच्चा जब स्पीच साउंड पर आता है, मैं एक एग्जांपल देना यहाँ पे चाहूँगी कि जैसे स्पीच उसके जो साउंड्स होते हैं ना, वो जैसे दादा, मामा, नाना, ये इनिशियल साउंड्स हैं बच्चा जो एक्वायर करता है। तो उसमें ये होता है कि जैसे अगर उसने दादा बोल लिया तो क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि अच्छा जिसने दादा बोला, दादा को सामने लेकर आए जी। तो वो दादा क्या हो गया कि अब क्या है, बच्चे को दादा कहाँ है, बच्चे से पॉइंट करवाते हैं वो दादा। बच्चे को क्या, एक हमने मेंटल पिक्चर दे दी, अब उसने एसोसिएट कर लिया कि जब भी वो दादा बोलेगा तो वो उसका ये दादा है, ये मामा है। इस तरह से हम उसको बच्चे को लैंग्वेज दे रहे हैं। फिर अब बात आती है अब स्पीच की, तो स्पीच में क्या है कि अब बच्चे ने लैंग्वेज तो एक्वायर कर लिया है, उसको कॉन्सेप्ट तो आ गया कि ये फलां चीज़ है, ये फलां रिश्ता है। और अब ये देखना है कि वो बच्चा उस चीज़ को बोल भी रहा है या नहीं बोल रहा, ठीक है, उसको समझ तो आ गई। समटाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो है ना सिर्फ पॉइंटिंग करके बता देते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। मामा कहाँ है, बता दिया, इशारे से बता दिया। जो चीज़ उसकी नीड है, फीडर पीता है तो वो अपने माँ को खींच के, सम टाइम हमारे पास बच्चे पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि अपनी नीड पूरी करने के लिए ना रोता हुआ हमें माँ तक ले जाता है या वो चीज़ उठाकर वहाँ पे ले आता है, लेकिन बोलता नहीं है। मतलब कि उसके पास लैंग्वेज है लेकिन अब उसकी स्पीच नहीं है, वो बोल नहीं रहा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि फिर हमें जब हमारे पास कोई इस तरह स्पीच डिले के साथ पेशेंट आता है, बच्चे आते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि उसके पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज नहीं है तो फिर पहले हम लैंग्वेज पे काम करते हैं, उसके साथ साथ फिर हम स्पीच पे, दोनों का काम जब हम उनके ऊपर करते हैं तो दोनों पे साथ साथ ही काम होता है, ठीक है। स्पीच अगर फिर हमने उसकी फिजियोलॉजी देखनी है कि मसला कहाँ पर आ रहा है, उसको सुनाई दे रहा है, उसके ब्रेन में कोई इशू आ रहा है, फिजियोलॉजी में टंग टाई तो नहीं है या कोई और वजह है, या सिर्फ ये होता है समटाइम के बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से बहुत ज्यादा पैसिव हो चुके हुए हैं। मैं एक्चुअली ये सवाल आपसे लाज़मी पूछना चाहता हूँ कि ये जो मोबाइल का फिनोमेना है, ये इसमें क्योंकि आप एक अमली उसमें हैं, आपके पास बेताशा केसेस आते हैं, इसका कितना कंट्रीब्यूशन, कितना आपको नजर आ रहा है मोबाइल का? क्योंकि वो वालिदैन इस चीज़ को नोट, वो एक तो बड़ा वो इत्मीनान फील करते हैं कि एक बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है या बेबी टीवी में लगा हुआ है, उसकी अपनी जिंदगी है उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, हम अगर अपने बचपन को देखें तो हमारे बचपन में एक तो था जॉइंट फैमिली सिस्टम भी था, और दूसरा ये था कि मोबाइल्स नहीं थे, फिजिकल गेम्स ज़्यादा थी, तो उससे क्या था, इंटरेक्शन बच्चों का आपस में बड़ों के साथ बहुत ज़्यादा था। उससे क्या था कि हम सीखते बहुत ज़्यादा थे, पॉइंट्स हमें बचपन में सुनाई जाती थी, कहानियाँ सुनाई जाती थी और हम उनको रिलेट करते थे ना। तो उस टाइम हम बहुत छोटे होकर भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस करते थे और हमारा जो एक क्रिटिकल थिंकिंग थी वो इम्प्रूव करती थी। आजकल बच्चे वैसे तो माशाल्लाह से आज के दौर में बच्चे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है कि बच्चे पैसिव हो चुके हैं। और मैं कहती हूँ कि मोबाइल का जो इस्तेमाल है ये 90 to 95% जो है ना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है, क्योंकि बच्चा ये तो रहा है, इन्फॉर्मेशन तो ले रहा है, लेकिन उसको किस तरह से एक्सप्रेस करना है, उसने किस तरह से उसने सोशलाइज करना है, किस तरह से उसने अपनी बात को बताना है, हाँ प्रैक्टिकली, और वो उसको बोलना कैसे है। बच्चा आई कॉन्टैक्ट ही नहीं दे रहा, उसका आई कॉन्टैक्ट सिर्फ मोबाइल के साथ है। बच्चा सुन रहा है, पेरेंट्स की कोई बात सुन रहा है, हूँ हाँ मैं जवाब दिया, देखे बगैर दिया, बच्चे का आई कॉन्टैक्ट डेवलप ही नहीं होता। और जब ये चीज़ नहीं होती है तो बच्चा फिर फेशियल एक्सप्रेशन नहीं गेन करता, ना देता है, और स्पीच डिले की बहुत बड़ी वजह यही है। थैंक यू वेरी मच अरम साहबा। नाज़रीन, बात यह है कि ये जो बेबी टीवी है या ये जो मोबाइल्स हैं, इनके हवाले से बारहा बात हो चुकी है कि ना सिर्फ ये स्पीच डिले का बायस बनते हैं, बल्कि बच्चा जो है वो जिसको कहते हैं ना स्टार्ट टू लिविंग, उसमें रहना शुरू कर देता है। और वो जो दुनिया है उसमें जो पत्ते हैं वो ज़्यादा शौक हैं, उसमें जो कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हैं, और वो जब आप बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड करता है और जब वो दूसरी दुनिया यानी अपनी जो एक्चुअली दुनिया है इसमें आता है, तो उसको ऐसे लगता है कि शायद रियलिटी वो है, क्योंकि रियलिटी उसके लिए तो वो ज़्यादा वाली खूबसूरत वाली रियलिटी है, ये रियलिटी नहीं है क्योंकि ये फीकी है, यहाँ का पत्ता फीका है, यहाँ के कलर्स जो हैं वो उस तरह शौक नहीं है, ब्राइटनेस नहीं है, तो वाइब्रेंस नहीं है, और उसकी वजह से, और इसके साथ साथ स्पीच डिले का भी मामला है। और मोबाइल जो है इसकी वजह से इस वक्त ये ज़्यादा केसेस जो हैं ये सामने आ रहे हैं, क्योंकि वो खातून चाहे वर्किंग वुमेन हो या ना हो, घर में भी वर्किंग वुमेन ही होती हैं, तो वो उनके लिए बड़ा आसान होता है कि मोबाइल आपको पकड़ा दिया बच्चे के, और इससे आप बड़ा रिलीफ फील करते हैं। लेकिन एक बहुत ही मुजरमाना गफलत का भी बायस बनता है ये मामला, जब ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स की शक्ल में स्पीच डिले है या लैंग्वेज डिले है या और कम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो उनका शिकार होता है बच्चा। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपने वो मुहावरा तो सुन रखा होगा कि ज़रूरत इजाद की माँ है, और इस मुहावरे को अमली शक्ल में ढाला है गिलगित बल्तिस्तान के मकामी प्रोफेसर्स और किसानों ने। जी हाँ, बात कुछ यूँ है कि
कि जिस तरह हमारे खित्ते में गर्मी ने जोर पकड़ा है तो ग्लेशियर्स के वक्त से पहले पिघलने से पानी की कमी जैसे मसाइल ने सर उठाना शुरू कर दिया और गिलगित बल्तिस्तान की फसलें और बागात इससे मुतासिर होना शुरू हो गए थे। और यूं तो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में 13,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के किसानों को पानी की कमी के मसाइल का सामना करना पड़ता था। ऐसे में अब माहिरीन और किसानों ने पानी के मसले का हल आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स यानी मसनूई ग्लेशियर्स में तलाश कर लिया है, जिसके जरिए अब वो अपनी फसलों और बागों को सैराब कर सकते हैं। मनफी दर्जा हरारत में जब पानी पर स्प्रे किया जाता है तो फजा में ही जम जाता है और इस तरह से बर्फ का टावर बन जाता है। कोन नुमा ये आइस टावर दरअसल पानी को जमा करने के काम आता है और मौसम तब्दील होते ही और दर्जा हरारत बढ़ने के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलता रहता है। और मजीद ये टावर्स कितने कारआमद हैं और क्या ये पानी की ज़रूरत को पूरा भी कर रहे हैं, इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ फोकल पर्सन ग्लेशियर स्टडीज़ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जाकिर हुसैन साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? जाकिर साहब आप सुन पा रहे हैं हमें? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है प्रोफेसर साहब से, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन आप ये देखें कि आइडिया कितना ज़बरदस्त है कि मसनूई ग्लेशियर्स बनाए जाएं और उससे पानी की मदद जो है वो हासिल की जाए और जो कमी है पानी की उसे पूरा किया जाए। डेफिनेटली हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन ये जो एक चीज़ है किसानों की मुश्किल हल करने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जिस तरह से हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो पूरा खित्ता इससे मुतासर हुआ है और यहाँ पर भी इसी तरह से है। और जो मौसम है वो महीनों पर अब डिपेंड नहीं कर रहा। हमें पहले पता होता था कि इतने सर्दी के और इतने महीने गर्मी के हैं, लेकिन अब जिस तरह से गर्मी ने जोर पकड़ लिया है खुसूसी तौर पे हमारे खित्ते में, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि जहां पर 13,000 से ग्लेशियर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, वहां पर भी जो हमारे किसान हैं उनको पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में ये आइडिया इतनी ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशन कैसी है और इसको बनाने का ख्याल कैसे आया, ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ ही मौजूद हैं जाकिर हुसैन साहब। जी जाकिर साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मुझे बताइएगा कि मसनूई ग्लेशियर्स बनाने का ख्याल आया कैसे और पहली बार ये तजुर्बा जो है कब किया गया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मसनूई ग्लेशियर बनाना पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी जो सदियों पुरानी रिवायत है, वो काफ़ी अरसे तक मतरूक था। इसके बाद 2000 की अवाइल में खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम ने इसको रिवाइव करने की कोशिश की और इसके बाद 2019 से यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान जब कायम हुआ तो हमने इस पूरी रिवायत को दोबारा कायम करने की कोशिश की है। और इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान ने 16 आइस टावर्स अभी तक बनाए हैं कम्युनिटीज के ताउन से। और ये आइस टावर्स ये है कि जाकिर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो टावर नुमा ग्लेशियर है ये वजूद में कैसे आता है, कैसे बनाया जाता है और क्या कोई मखसूस जगहों पर इन्हें बनाया जाता है? जी, ये दरअसल जो चश्मे होते हैं हाई उस पे माउंटेन एल्टीट्यूड्स पे, वहाँ से हम उठाते हैं वो जो पानी है उसको जो पर्कुलेट हो जाती है, ज़ाय होता है, उसको हम पाइप के जरिए ग्रेविटी पे नीचे लाते हैं और मुनासिब जगह पर फिजा में शावर कर देते हैं। और चूंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है सर्दियों में 4 महीने बिलो फ्रीजिंग रहता है एवरेज टेम्परेचर, तो वो जमता रहता है, 4 महीने मुसलसल जमता रहता है। और यूं नेचुरल फोर्सेस के जरिए ओपन एयर में एक ह्यूज आइस टावर बन जाता है। और हम कहते हैं अगर वो 20 मिलियन क्यूबिक फीट से जायद का होगा तो उसको हम इरिगेशन स्केल आइस टावर कहते हैं। और इस वक्त अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के बहुत सारे कम्युनिटीज अपनी आपके तहत भी ये आइस टावर बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये काम है और मंसूबा है। मुझे ये बताइएगा जो मसनूई ग्लेशियर्स हैं इससे पानी के मसाइल कितनी हद तक कम हुए हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म चलने वाला मंसूबा है या कोई और भी मजीद इसकी बेहतरी के इकदाम किए जा रहे हैं? पानी के जो असली इशू है वो अर्ली स्प्रिंग के 2 इरिगेशन टर्न्स होती है जो चूंकि काश्त करते हैं मार्च में, और अप्रैल का जो महीना है वो सबसे क्रूशल टाइम होता है। तो फर्स्ट 2 टर्न अगर पानी के मिल जाएं तो ये है कि फसलें जिंदा हो जाती हैं, अदरवाइज वो जो है मुरझा जाते हैं, उगते नहीं हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 टर्न्स की वाटर शार्टेज को मीट करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुई है। ठीक है, तो जाकिर साहब ये भी मुझे बताइएगा कि जो खासूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का खित्ता है ये मौसम से किस हद तक मुतासिर हुआ है और आप क्या समझते हैं पिछले कुछ सालों में आपने क्या क्या तब्दीलियां यहाँ महसूस की हैं मौसम में?
मैम यहाँ बहुत ज़्यादा मौसमी तग़य्युरात का असर है। खुसूसन हिमालयन रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत रैपिडली रिट्रीट कर रहे हैं, मेल्ट हो रही हैं। और इस साल हमें जनवरी तक जो है बिल्कुल बर्फबारी नहीं हुई थी, और बाद में जब फरवरी में अच्छी थोड़ी सी बर्फबारी हो गई, तो जो पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है और ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। और फिर ये बेवक्त अगर जब बर्फबारी या वो आ जाए तो उससे एवलांचिस और सैलाब के भी इम्कानात काफ़ी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि गिलगित बल्तिस्तान में ये जो पहला आइस टावर का तजुर्बा है ये कब किया गया? ये 2019 में किया था। अच्छा, 2019 में किया गया था, और उसके बाद से इसमें कुछ तब्दीलियां आती गई या फिर ये उसी हालत में दोबारा से उस वक्त से इस तरीके से ही चल रहा है? हाँ, यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान ने 2019 से शुरू किया था। ये जो सोनम वांगचुक साहब है लद्दाख के, उससे इंस्पायर होकर किया था। लेकिन वहाँ वो सिर्फ एक कोरिक वो बनाते हैं जो पानी को पावर से शावर करते हैं किसी प्लेन जगह पर। लेकिन यहाँ पर जो है हम इसको फुली ग्रेविटी पे, फुली नेचुरल तरीके से करते हैं। और इसका जो है डे बाई डे और साल बाई साल हमें बहुत लर्निंग हो रही है, कैसे करना है, कैसे उसको साइज को बढ़ाना है, कैसे उसको सस्टेनेबल बनाना है। तो वी आर लर्निंग अ लॉट और इसमें काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो सर, आने वाले सालों में क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स इसमें मजीद कर ली जाएंगी, क्या क्या बेहतरियां ले आएंगे आप इसमें? आने वाले सालों में पहले 2 साल तो हमने सिर्फ पायलट किया था, अब ये इरिगेशन स्केल पे चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि पानी को ज्यादा से ज्यादा करके 3-4 शावर्स बनाएं और बहुत ऐसे स्पेस बनाएं, ऐसी जगह पर करें जहां पर विंडी वो हो, लोकेशन हो और सायादार हो, जिसमें सर्दियों में धूप ना पड़े, लेकिन मार्च के साथ अप्रैल में जो है ना फिर धूप पड़ना शुरू हो जाए। तो साइट सिलेक्शन बहुत अहम होती है, और सबसे बढ़कर कम्युनिटी के जो ताउन है और वॉलंटियर्स जो उनको देखभाल करते रहते हैं, ये बहुत एक अहम की रोल अदा करता है। बिल्कुल ठीक है, और इसमें की रोल अदा करते हैं वॉलंटियर्स भी, और जो कमेटी जिस तरह से काम कर रही है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जाकिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद, फोकल पर्सन ग्लेशियर स्टडीज यूनिवर्सिटी। और जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, जिस तरीके से अपनी तर्ज का ये अनोखा मंसूबा है जिसे स्टार्ट किया गया है 2019 में गिलगित बल्तिस्तान में स्टार्ट किया गया, जिस तरीके से ये जो आइस टावर बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद वक्त आने पर जब ये आहिस्ता आहिस्ता पिघलते हैं और इससे पानी की कमी को पूरा किया जाता है, डेफिनेटली ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनोवेशन है। और इसी तरह के जो मंसूबे हैं उनका यहाँ पर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते रहने चाहिए ताकि जो क्लाइमेट चेंज है उससे किसी हद तक हम भी निमट सके। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से अभी ब्रेक से पहले हम मौसमियाती तब्दीलियों का भी जिक्र कर रहे थे और हम बात कर रहे हैं कि मौसम जो है वो जल्दी जल्दी तब्दील होना शुरू हो गए हैं, और जिस तरह से गर्मियों का मौसम आता है तो तेज़ धूप, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, पसीना, धूल, मिट्टी और हवा में नमी की कमी हमारी जिल्द पर मनफी असरात डालना शुरू कर देती है। और वैसे रवां साल के हालात देखे जाएँ तो गर्मी का सीज़न ख़त्म हुआ और सर्दी डेरे जमाने शुरू ही किए थे कि गर्मियों ने दोबारा दस्तक दे दी और अब वो तशरीफ़ ला चुकी हैं। और मौसम भी ऐसा गर्म कि जिसमें जिल्द जो है वो बिल्कुल बेजान है, खुश्क है, या फिर बहुत ज़्यादा ऑयली है, या बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं। बाज़ लोगों को पिंपल्स हो रहे हैं, एलर्जी, सनबर्न जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या गर्मियों में जिल्द की मुनासिब देखभाल सिर्फ महंगी प्रोडक्ट्स या फिर ब्यूटी सैलॉन्स पर जाकर मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट्स लेने से ही मुमकिन है, फिर हम कुदरती और सादा तरीक़ों से भी अपनी जो स्किन है उसको सेहतमंद और चमकदार बना सकते हैं? इस हवाले से हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद है स्किन स्पेशलिस्ट कमल जवाद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मैंने आगाज़ में जिक्र किया कमल साहिबा के अभी तो पूरे पाकिस्तान के नौजवान लड़के लड़कियों का ना एक ही सवाल है, और वो बहुत बड़ा सवाल है, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी चल रहा है, वो ये कि क्या हम वक्त आने से पहले ही इस बार काले हो जाएंगे, वरना तो जून में हुआ करता है ये, और हर कोई जो है ना वो चिट्टा होने की टिप्स सोशल मीडिया पर जो वो बांट रहा है। ज़रा आप भी कोई टिप्स दें। अच्छा, नहीं वैसे ठीक कह रही हैं आप, जो गर्मी की जिस तरह से स्टार्ट हुआ है गर्मी का, उससे लग तो ऐसे ही रहा है कि हम लोग जो है ये टिप्स पहले ही देना शुरू कर दें तो बेहतर है। आज वैसे कुछ बारिश की वजह से थोड़ा सा वेदर बेहतर हुआ है, लेकिन ये आपको पता है बहुत ज्यादा देर नहीं रहना, क्योंकि बारिश है और हमने बता दिया सिर्फ कुछ ही घंटे तक है ये खुशी हमारी। हाँ जी, उसके बाद जो धूप निकलेगी वो देखिए, जब वेदर चेंज होता है ना, हमें हमेशा सर्दी या गर्मी दोनों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। स्किन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी का अपीरेंटली फ्रंट हिस्सा होता है। सबसे पहले गर्मी आए या सर्दी आए, सबसे पहले आपकी स्किन और उसके बाद आपके बाल, ये अपीरेंटली सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। सो बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरी हमेशा से ये एडवाइस होती है कि जब गर्मियाँ शुरू होती हैं तो आपने हमेशा अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखना है। सर्दी गर्मी दोनों में मेरा एम्फेसाइज होता है हाइड्रेशन, क्योंकि देखें
सर्दियों में अगर आप मेंटेन रखते हैं तो वो आपको मॉइस्चराइजेशन देता है, आपको ड्राइनेस से बचाता है। बट गर्मियों में अगर आप मेंटेन रखते हैं तो लोग कहते हैं पहले इतना पसीना आ रहा होता है, हमें मॉइस्चराइजेशन की क्या ज़रूरत है। ये एक मिथ है कि गर्मियों में आपको मॉइस्चराइजेशन नहीं चाहिए होती। आपकी स्किन को मॉइस्चराइजेशन हर हाल में चाहिए। लोग अगर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते, मॉइस्चराइजेशन को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपकी स्किन का कलर डार्कर होता चला जाता है। अगर आप प्रॉपरली सन ब्लॉक भी पूरे साल का ही सीन है, यानी अपनी सर्दी गर्मी बहुत सारी ये चीजें हैं कि अगर हम बाहर नहीं जा रहे तो हम ना लगाएं। Exactly, और हम घर पे ही हैं, हमारा तो कोई ऐसा सीन ही नहीं कि हम बाहर जा रहे तो सन ब्लॉक ना। बिल्कुल, ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने कोशिश की इस मिथ को दूर कर दूं कि सन ब्लॉक आपने हर कंडीशन में लगाना है। आप अपने घर में हैं, अपने ऑफिस में हैं, घर से निकल के आप गाड़ी में बैठ गए, देन ऑफिस चले गए, लोग कहते हैं हम तो धूप को एक्सपोज ही नहीं होते। आपको अंदाजा नहीं है कि आपके घर में जो टीवी लाइट्स हैं, आपके घर में जो स्क्रीन है, आपके घर में जो डस्ट है या किसी भी किस्म की आपकी विंडोज से जो रोशनी आ रही है, सब आपको मुतासिर कर सकती हैं। डेली किया गया मेकअप आपको खराब कर सकता है। सो आपको सन ब्लॉक एक प्रोटेक्टिव एक शील्ड होती है। आपने सुबह उठ के कुछ नहीं करना, बहुत मेहनत का काम नहीं है। आपने जस्ट अपना चेहरा जब आप धोते हैं, डेफिनेटली स्किन केयर रूटीन आप बता दें। आपने सिंपल स्किन केयर रूटीन ये कि आपने सुबह उठ के चेहरा धोना है, आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने ऐसा मॉइस्चराइजर रहना है जो आपकी स्किन को मजीद ऑयली ना करे। ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर अवेलेबल है मार्केट में। देन सेकंड आपने अप्लाई करना है अपना सन ब्लॉक, दैट्स इट। ये सारा दिन के लिए आपकी जो स्किन केयर रूटीन है ये सफिशिएंट है, लेकिन एक बार नहीं, एवरी 4 आवर्ली, क्योंकि दुनिया का बेस्ट से बेस्ट सन ब्लॉक भी 4 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता। चाहे उसका SPF 20 हो, चाहे उसका SPF 100 हो, लेकिन वो 4 आवर से ज्यादा वर्क नहीं करेगा। और इसके अलावा हम फेस वॉश भी बहुत ज्यादा समर्स में तो डेफिनेटली कर रहे होते हैं। उसके बाद सेम रूटीन, सेम आपने मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है, देन सन ब्लॉक लगा लेना है। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, जैसे हम वर्किंग लेडीज हैं, हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हम सुबह एक मरतबा मेकअप करके निकल आए तो हमारी कोशिश होती है सारा दिन मेंटेन रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, अब कैसे सन ब्लॉक लगाएं। तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे पफ वाले सन ब्लॉक, स्प्रे सन ब्लॉक और जेल वाले, जेल तो हम नहीं लगा सकेंगे मेकअप पर, लेकिन स्प्रे और पफ, ये दोनों, जिस तरह से पाउडर पफ होता है उस तरह से सन ब्लॉक भी अवेलेबल है और मेडिकेटेड। वो आप स्प्रे फॉर्म में हर 4 घंटे बाद अपने फेस पे स्प्रे कर सकते हैं, जिस तरह से हमारा सेटिंग स्प्रे होता है मेकअप के लिए, सेम उसी तरह से वो सन ब्लॉक होता है। तो आप 4 आवर्ली उसे स्प्रे कर सकते हैं। आफ्टर एवरी वुजू आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। कोट करना है आपने थोड़ा सा, तो आप वो पफ वाला लगा के सन ब्लॉक, और आपकी स्किन वैसे ही प्रोटेक्ट हो जाएगी। तो सबसे बेहतरीन जो टिप मैं आपको दे रही हूँ काले होने से बचने के लिए, वो है आपका मॉइस्चराइजेशन और दूसरे नंबर पे आपका सन ब्लॉक। ये 2 चीजें आपने नहीं छोड़नी। और खाने में या पीने में क्या करना चाहिए, ये भी जरा बताएं। तो आप जितना ज्यादा हो सके दही, दूध और दूध से बनी हुई जितनी ठंडी चीजें हैं, नॉट गरम, लाइक दही आप ले सकते हैं डेली बेसिस पे। और उसके अलावा आजकल बहुत वो होता है कि लोग कच्ची लस्सी पी लेते हैं, दही की लस्सी बड़ी आती है। लाइक कच्ची लस्सी से तो मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरी जो दही वाली होती है उससे मुझे बहुत आती है, इसलिए माइट भी के वो उससे आती हो। आप उसको सुबह अपने नाश्ते में ले सकते हैं। उसके अलावा दोपहर के खाने के साथ 2-3 चम्मच ले रहे हैं, 2-3 गिलास, वो टिपिकल पंजाब वाला भर के ना पिए। अगर आप 2-3 चम्मच ले लेते हैं तो उससे काफी हद तक आपकी हाइड्रेशन मेंटेन रहती है। क्यूकम्बर को अपनी डाइट में जरूर रखें। खीरा बेस्ट हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। आप सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, और इवन अगर आप डाइटिंग पर भी हैं तो अपना सैलेड में आप क्यूकम्बर जरूर रखें। वो आपकी हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करता है। तरबूज बहुत अच्छा है हाइड्रेशन, अगर आपने फ्रूट एक लेना है। देखिए ये मैं वो चीजें बता रही हूँ जो डाइटिंग वाले भी कर सकते हैं, और जिन जो हमारी तरह खुला खाते पीते हैं वो लोग भी कर सकते हैं। सो दोनों कंडीशंस में आप इन चीजों को अपनी डाइट में रखें। सिंपल सी चीजें हैं, क्यूकम्बर, तरबूज है, दही है, पानी, सिकंजबीन। गर्मियों में जितना हो सके आप लीमू, जिसे हम लीमू पानी कहते हैं, सिकंजबीन बना के पिए। उसमें आप बहुत ज्यादा भर भर के चीनी ना डालें। अगर आप डाइट पर हैं तो थोड़ी मिकदार में चीनी, थोड़ा सा पिंच आपने नमक का डालना है, देन लेमन। वो पानी आप अपने साथ रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा है, आपकी हाइड्रेशन भी मेंटेन करेगा, प्लस जितनी स्वेटिंग हमें होती है आपके इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करेगा। ये सब चीजें वो हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में कर सकते हैं। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, कोई एक्सपेंसिव टोटका नहीं है। ये तो बड़ा आसान तरीके आपने मुझे बता दिया। अच्छा, सोशल मीडिया का मैंने जिक्र किया था, सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इनमें से जो एक है वो ये है कि सुबह सुबह उठते ही आप फ्रीजिंग वाटर, एक बकेट होती है या बाउल होता है, उसके अंदर अपना फेस डिप करते हैं फॉर अ व्हाइल। तो क्या ये सब लोगों को कर लेना चाहिए विद ऑल स्किन टाइप्स, या फिर ये सिर्फ मखसूस लोग कर सकते हैं, या फिर ये करना भी चाहिए या नहीं?
देखें ये एक हैक है, इसे हम सेलिब्रिटी हैक कहते हैं। और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी और वो बहुत वायरल हुई थी इस पर कि आप आइस वाटर में अपना फेस डिप करें, क्योंकि जितने भी हॉलीवुड और बॉलीवुड के जितने भी सेलिब्रिटीज हैं वो ये हैक करते हैं। हाँ, उनकी हमने वीडियोस भी सोशल मीडिया पे देखी हैं। देखिए हर स्किन टाइप या हर फेस के लिए वो सूटेबल नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को मेंशन करती हूँ। आपने अपनी स्किन टाइप देखनी है। आपकी स्किन पर अगर रोजेशिया जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किन डर्माटाइटिस नहीं है, स्किन एक्जिमा नहीं है, आपको हर किसी भी चीज़ से एलर्जी नहीं हो जाती और आपको कोई ऐसा इशू नहीं है कि आपको हर प्रोडक्ट लगाने से पहले चेक करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की स्किन ऐसी सेंसिटिव होती है। सो आप कर सकते हैं। उसका तरीका ये होता है कि जब आप सुबह उठे हैं, आपने शावर लिया है, शावर के बाद आप एक बॉल में जो हमारी आइस क्यूब्स होती हैं उसमें अगर वो आइस क्यूब्स खीरे से क्यूकम्बर की बनी हो तो बेस्ट है। अच्छा। एलोवेरा की बनी हो तो बेस्ट है। आप क्यूकम्बर, एलोवेरा, ये इनका जो रस या गूदा होता है उन्हें नॉर्मल जो हमारी आइस क्यूब्स वाली बॉल्स होती हैं उनमें रख दें और वो फ्रीज कर लें। तो जिस तरह नॉर्मल आइस क्यूब्स निकलती हैं वो आइस क्यूब्स भी वैसी बनी निकल आएंगी। उससे हम सिंपली अपने फेस पे रब भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है तो उसे एक बॉल में डालें और उसमें थोड़ा ठंडा पानी डालें, उसे थोड़ी देर और मेल्ट होने दें और जितनी सेकंड्स, वो कहते हैं ना, वो एक हमारा इम्तिहान होता है कि हम जितनी देर होल्ड कर सकें अपना फेस पूरा डिप कर दें उसमें। बॉल छोटा सा ना, बड़ा हमारा पूरा मुंह आ जाए उसमें। तो वो आप डिप करके रखें, बाहर निकाल लें, फिर उसके बाद सांस लें। उसके बाद आप 30 सेकंड से स्टार्ट करें, 40, 50 जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। अब ये आपके स्टैमिना पर है। सो उसे होल्ड करें। 3 टाइम्स आपने ये करना है, वीक में 3 टाइम्स करना है, प्लस ये सेशन भी 3 टाइम करना है एक मरतबा में। सो आप इसे करें। इससे फायदा क्या होता है? आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होती है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन तेज होने की वजह से आपकी जो कोलेजन इलास्टिन है वो बूस्ट अप होता है। आपकी स्किन शाइनी हो जाती है, ग्लो हो जाती है। जब आपने अपना फेस बाहर निकाला है तो आपने टॉवल ड्राई नहीं करना, उसे सेल्फ ड्राई होने देना है। जब वो सेल्फ ड्राई हो जाए आपने अपना मॉइस्चराइजेशन उस पर अप्लाई करना है, आपने अपना सन ब्लॉक अप्लाई करना है। नाउ यू आर रेडी। आपने अगर अपना मेकअप लगाना है आप मेकअप लगाइए, जो भी सिंपल आपकी स्किन केयर रूटीन है आप उस पे कर सकते हैं। अगली कोरियन ग्लास स्किन के लिए राइस वाटर, ये भी जी बड़ा यूज हो रहा है, इसके लिए भी बताएं। हर कोई पानी निकाल के अपने फेस पे लगाया जा रहा है विद ऑल स्किन टाइप्स। अब ना मैं इसको 2 पोर्शन में करती हूँ। कोरियन ग्लास स्किन हमारी नहीं हो सकती, इसको तो प्लीज अपने दिमागों से निकाल दें। ना हम लोग, हमें चाहिए लेकिन फिर भी नहीं, ये इम्पॉसिबल है। देखिए तरीका है। मेरी लेटेस्ट वीडियो चल रही है उस पर, मेरे इंस्टा पर। उसका तरीका है, मैंने बताया 200% पॉसिबल है कोरियन ग्लास स्किन, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि आप अपने मोबाइल के फिल्टर पे लगाइए कोरियन ग्लास स्किन और आपका फेस जो है वो कोरियन ग्लास स्किन हो जाएगा। सिर्फ यही एक तरीका है। देखिए हम उस एटमॉस्फेयर के नहीं है। हाँ। हमारी डाइट वैसी नहीं है। हम भर भर के चटपटी चीजें खाते हैं। कोरियंस मिर्चें नहीं खाते। कोरियंस का डाइट जो शेड्यूल है वो टोटली डिफरेंट है पाकिस्तानी या एशियन स्किन से। ठीक है, नंबर 1। हमारी जो स्किन है एशियन टाइप, उसमें ग्लास स्किन हो सकती है बट कोरियन नहीं। ठीक है, ये 2 अलग चीजें हैं। आपकी राइस वाटर कितना मुफीद है? राइस वाटर कितना मुफीद है? बहुत अच्छा होता है राइस वाटर। राइस वाटर आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बेस्ट है। आप उसे यूज कर सकते हैं। कैसे इसको हम निकालें? और हाँ, उसके लिए तरीका ये होता है कि आपने ओवरनाइट उसको भिगो के रखना है। चावल को 1 या 2 चम्मच ले लें। ठीक है। उसे तकरीबन 2 गिलास पानी में आप पूरी रात भिगो के रखें। 2 तरीके होते हैं, एक पूरी रात भिगो लें, दूसरे दिन उसको बॉयल दे लें जितना हो सकता है और उसका वो कहते हैं ना, हम नथार लेते हैं पानी, चावल अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए बॉईल करने के बाद अच्छे तरीके से, और फिर वो पानी हम यूज कर सकते हैं। फ्रिज में रख लें, उसे स्प्रे टोनर के तौर पे यूज कर सकते हैं। उसे अपने सर में स्प्रे कर सकते हैं। उसमें एलोवेरा मिला के आप अपने सर में लगा सकते हैं, एलोवेरा मिला के आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। सिंपल राइस वाटर आप अपने फेस पे टोनर के तौर पे स्प्रे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक ऐसा कंटेनर लें जो कि एयर टाइट हो। उसमें आप 2 चावल के यानी 2 जो हमारे टेबल स्पून होते हैं उसमें चावल डालिए और उसको पूरा भर दें कंटेनर को। तकरीबन वो 1 लीटर उसमें पानी होना चाहिए और उसे बंद करके 1 वीक के लिए रख दें। जब 1 वीक के लिए आप रख देंगे तो वो आपको फील होगा जब आप उसे ओपन करेंगे कि उसमें स्मेल हो गई है, लेकिन एक्चुअली वो जो पानी तैयार होता है वो हमारी स्किन और सर के लिए बेस्ट होता है। बिल्कुल, आप उसे छान लें। छानने के बाद अगर आपको उसकी स्मेल ज्यादा तंग कर रही है, ज्यादा बॉदर कर रही है, तो आप उसमें रोज वाटर ऐड कर सकते हैं और वो आप अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए, वो ही आप अपने सर में लगाइए एंड दिस राइस वाटर इज बेस्ट। बट बहुत सारे लोग बिकॉज इसको यानी कि इस टोटके को नहीं जानते तो उनके लिए
बेस्ट यही होता है कि मैं उन्हें ये बॉयल वाला तरीका बता देती हूँ कि ओवरनाइट आप भिगो दें और फिर आप दूसरे दिन उसे बॉयल करके अच्छी तरह उसका जो पानी निकले आप उसे यूज कर सकते हैं। सो राइस वाटर इज लाइक बेस्ट, आप उसमें कोई मिथ नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए, लेकिन कोरियन ग्लास स्किन नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, जाते जाते खासतौर पे उन लोगों के लिए कोई टिप जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं अपने चेहरे के साथ, सोशल मीडिया पर देखते हैं और कुछ भी कि ये बनाया ये किया है, वही करके अपने स्किन पे प्रोडक्ट्स इवन के यूज कर लेते हैं, वो वाली जो वहाँ रिकमेंड की जा रही थी, उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, मैं खासतौर पे ये मैसेज इसलिए भी देना चाहती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को देख के बहुत सारे मेरे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं अपनी स्किन को, अपने बालों को खराब करके। तो प्लीज आप ऐसा ना कीजिए, बिकॉज जो कहते हैं जो कैमरे पे दिखाया जाता है वो इन्फ्लुएंसर्स उस चीज को जरूरी नहीं है कि यूज भी कर रहे हो। ठीक है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ऑब्वियसली ये उनका प्रोफेशन है, लेकिन हमेशा मैंने ये देखा है, मैं इस फील्ड में काफी टाइम से हूँ, कि आप वो चीज यूज नहीं कर रहे होते और आप जस्ट फॉर द मार्केटिंग आप उसको रिकमेंड कर देते हैं। सो प्लीज अपनी स्किन के मुताबिक चीजें लीजिए। आपकी स्किन को जो चीज सूट करती है जरूरी नहीं वो मुझे सूट करे, जो मुझे सूट करती है जरूरी नहीं वो आपको सूट करे। सो इन्फ्लुएंसर्स के बजाय अपनी स्किन पर देखिए कि आपकी स्किन को क्या सूट करता है, आपकी स्किन के लिए क्या बेहतर है। चेहरा हमारा प्रेजेंटेशन होती है, तो कम अज कम उससे एक्सपेरिमेंट से बचाएं, हमेशा वो प्रोडक्ट लें जो आपको सूट करे। तो बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मेडिकेटेड अवेलेबल हैं, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके अपने लिए प्रोडक्ट्स लिखवा सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंट्स ना कीजिए। सुन लिया आप सबने, किसी किस्म के तजुर्बात आपने नहीं करने हैं, सोशल मीडिया से इम्प्रेस होकर या इन्फ्लुएंसर से इम्प्रेस होकर आपने इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स अपने चेहरे के साथ नहीं करने, वरना आपकी स्किन खराब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर जवाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और गर्मियों में आपने अपनी स्किन की जो केयर है वो कैसे करनी है वो आपके साथ हमने शेयर की है। स्किन केयर रूटीन बड़ी सिंपल सी स्किन केयर रूटीन है, इसको फॉलो कीजिएगा। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ एक ब्रेक का, इजाज़त चाहेंगे, आज के शो से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, आपने हमारा बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो देखना है। आपसे अब हमारी मुलाकात होगी पीर को, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।